Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will explain you about the law of equimarginal utility. बच्चों, आज हम समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ेंगे. This law forms a very important part of your cardinal utility analysis. यह नियम गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके पहले हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन किया था. आज हम समसीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में पढ़ेंगे. It is the second important law of the utility analysis. This law was first propounded by Gaussen in the year 1810. It is known as Gaussen's second law. This law points out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. समसीमांत उपयोगिता नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपयोगिता नियम के रूप में प्रचलित है और सर्वप्रथम इस नियम को प्रतिपादित किया गॉसन नामक एक अर्थशास्त्री ने और इसीलिए इसे गॉसन का दूसरा नियम कहा जाता है. गॉसन का फर्स्ट नियम क्या है? उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम. इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह से करता है कि प्रत्येक दिशा में व्यय की गई इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए. देखिए कैसे. दिस लॉ पॉइंट्स आउट, ये दर्शाता है या ये प्रदर्शित करता है कि कैसे एक उपभोक्ता हाउ अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है अपने दिए हुए व्ययों पर जो कि वो विभिन्न वस्तुओं पर करता है. परिभाषा के रूप में हमने अभी से देखा है, लेकिन जब हम इसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये नियम कैसे कार्य करता है. बहुत महत्वपूर्ण नियम है परीक्षाओं के परिदृश्य से भी. इस नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं? What are the assumptions of this law? The law states that in order to get maximum satisfaction, a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yields him equal marginal utility. Very important. यहाँ पर क्या प्रदर्शित किया गया है कि किसी भी उपभोक्ता को अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? अ कंज्यूमर शुड स्पेंड, उसे खर्च करना चाहिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं में इस तरीके से कि जो अंतिम रुपया उसने स्पेंड किया है, खर्च किया है उस वस्तु पर, वो उसे बराबर सीमांत उपयोगिता प्रदान करे. ओके, देन इसे डिफाइन किया है मार्शल ने. डॉक्टर मार्शल हैज डिफाइंड दिस लॉ as if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all. अब मार्शल ने जो समझाया है उससे ये सर्वविदित और ज्ञात हो जाता है कि मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास पैसा खर्च करने के लिए है और वो उन्हें बहुत सी या विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर खर्च करता है, व्यय करता है, तो वो उस तरीके से अपने खर्च को वितरित करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि जो अंतिम रूप से उसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता है प्रत्येक वस्तु पर वो समान हो, चाहे दो वस्तुओं की बात हो यहाँ पर या अनेक वस्तुओं की बात हो. इस लॉ को दो तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है. इसका एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, स्टेटमेंट है, और एक मॉडर्न स्टेटमेंट है. ट्रेडिशनल स्टेटमेंट क्या है इस नियम का वो हम देखते हैं. According to traditional statement, the consumer will spend his money income in such a way that last rupee spent on each product will give him equal satisfaction. अब देखिए यहाँ पर क्या समझते हैं हम. यहाँ पर ये कहा गया है कि उपभोक्ता अपना मनी इनकम, मौद्रिक आय, इस रूप में या इस तरीके से खर्च करेगा या व्यय करेगा
कि जो अंतिम रुपया उसने खर्च किया है हर वस्तु पर वो उसे समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करे। यहाँ पर देखिए MU1 मतलब एक वस्तु पर किया गया एक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होगी दूसरी वस्तु MU2 से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के, और ये सब बराबर होंगी मान लीजिए कितनी भी आपने वस्तुओं का उपभोग किया हो MUN तक। MU1 एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर N वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। ये परिभाषा आप यहाँ से देख लीजिए और इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नाउ क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर इस नियम को लागू होने के लिए? देयर मस्ट बी 2 or more commodities। सम सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने के लिए महत्वपूर्ण कंडीशन या जो हम कहें रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विसाइट है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर हम तुलना करते हैं उपयोगिताओं की, तो 2 वस्तुएं या 2 से अधिक वस्तुएं होना अनिवार्य है। Whatever marginal utility he or she gets from both commodity must be equal। और व्यक्ति जो भी सीमांत उपयोगिता अर्जित करता है दोनों वस्तुओं से या ज़्यादा वस्तुओं से वो बराबर मानी गई है, और ये माना गया है कि द पर्सन इज स्पेंडिंग ऑल द मनी इनकम। संपूर्ण मौद्रिक आय को वो व्यक्ति खर्च करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं हम। सपोज एक्स पर्सन इनकम इज ₹100। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये है। प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 20 एंड प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू ₹10। अब सेब की कीमत 20 रुपये है, एक सेब की कीमत, और एक केले की कीमत 10 रुपये है। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1 × 20 इज इक्वल्स टू 20, और अगर 3 एप्पल देते हैं एंड सॉरी इफ ही इज डूइंग इट लाइक दिस, इस तरीके से किया कि मान लीजिए 3 बनाना लिए तो 30 हो गया, देन टोटल इनकम स्पेंड इज ₹50। मान लीजिए 20 रुपये उसने सेब पे खर्च किया और 30 रुपये उसने बनाना पे खर्च किया, और यही अगर वहाँ पर वो 100 पूरा करना चाहे 20 रुपये, 3 सेब लिए 60 और 4 बनाना लिए तो 40, देन टोटल इनकम स्पेंड इज इक्वल टू ₹100। 100 रुपये पूरे खर्च हुए। तो ये तो था इसका। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों वस्तुओं से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होनी चाहिए, और सारा का सारा पैसा क्या होना चाहिए? खर्च होना चाहिए, वो कंज्यूम हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं मॉडर्न स्टेट में ज़्यादा इसका एप्लीकेबल है। सीमांत उपयोगिता बराबर होने से ही नहीं प्रूव होता ये नियम, इसे हमने प्रोपोर्शनेट अनुपातिक रूप में भी व्यक्त किया है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स ऑल्सो कॉल इट एज द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसे अनुपात का नियम भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू देम अ पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त करता है जब उसकी भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होती हैं। वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज़। वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज़ से हम क्या समझते हैं? किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का जब हम भाग देंगे उस वस्तु की कीमत से, ठीक है? सपोज एक्स वस्तु है तो सीमांत उपयोगिता एक्स अर्थात MUX डिवाइडेड बाय PX कीमत एक्स वस्तु की। ओके, देखिए कैसे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें तो when marginal utilities of one commodity divided by its price and the marginal utility of the other commodity is divided by its price and they are equal, तब ये नियम मॉडर्न रूप में व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ए वस्तु माना है, MUA डिवाइड किया गया किससे? ए की कीमत से PA, बराबर हुई सीमांत उपयोगिता बी की, MUB डिवाइडेड बाय PB, मतलब बी वस्तु की कीमत, और ये सी वस्तु के लिए भी लागू होगा, MUC डिवाइडेड बाय PC। ओके, इसे x के रूप में भी समझ सकते हैं, MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUZ अपॉन PZ। और ये सब तीनों चीज़ें या फिर सारी वस्तुओं के लिए इक्वल किसके बराबर होगा? लास्ट में MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा। मॉडर्न मेथड कैलकुलेटिंग MU विद प्राइस। अब हमें इस जो आधुनिक विधि है उसे टेबल के रूप में और डायग्राम के रूप में समझना होगा। यहाँ पर हमने MU मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ ली है एक्स वस्तु की, और मनी एक्सपेंडिचर भी लिया है। अब देखिए MUX और MUY दो ले लिया हमने, देखो आप यहाँ पे
एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक कॉलम बना है, वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का एक और कॉलम बना है। 20, 18, 16, 14, 12, 10 और यहाँ पर वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को देखिए 24, 21, 18, 15, 9 एंड 3। अब हम लेंगे इनके अनुपात, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेंगे और एम यू वाई अपॉन पी वाई लेंगे। इनको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर दोनों बराबर होते हैं। देखिए 6 इकाई पर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 5 के बराबर आता है और चौथी इकाई पर एम यू वाई अपॉन पी वाई भी 5 के बराबर आता है। इन मॉडर्न मेथड कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, हमने यहाँ पर सीमांत उपयोगिता को कीमत के परिप्रेक्ष्य में या संदर्भ में कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर देखिए कुल जो आय थी उपभोक्ता की वो मानी गई है ऊपर बच्चों देखो 24 और एक्स वस्तु की कीमत मानी है 2 रुपये, वाई वस्तु की कीमत मानी है 3 रुपये। इससे हमने ये पूरा टेबल कैलकुलेट किया और इस टेबल की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। बहुत इजी तरीका है, आप देख करके इसे अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब हम अब यहाँ पर तो हमें कहाँ मिला बच्चों, देखो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई कहाँ बराबर थे, 6 इकाइयाँ एक्स वस्तु की और 4 इकाइयाँ वाई वस्तु की। पीछे देखिए आप, 6 इकाइयाँ एक्स वस्तु की, वहाँ पे 5 है ना, और चौथी इकाई पर वाई वस्तु के लिए 4 इकाई पर वो 5 के बराबर है। फिर देखिए अब हम देखते हैं इसका डायग्राम को एनालाइज करने से पहले हमें इस टेबल को भी और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ। ये कैलकुलेट करने से करा हमने नॉर्मल सीमांत उपयोगिताओं के मूल्य को ज्ञात करके। अब हम करेंगे कंज्यूमर का इसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कंज्यूमर्स चॉइसेस, जिसे हम दर्शाएंगे डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए दो रेखा चित्र बनाए हैं। एक्स अक्षांश पर मात्रा को मापा है, वाई अक्षांश पर हमने एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को मापा है एक डायग्राम में, और दूसरे चित्र में हमने एम यू वाई अपॉन पी वाई को मापा है। अब हम मात्राएं लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर। हम देखेंगे कि ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई होगा 5 पर, जहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके हमें वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ओके, लॉस एंड गेन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई में क्या कमी और क्या नुकसान है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए 6 इकाइयाँ एक्स वस्तु की लेगा उपभोक्ता, ठीक है, और वाई वस्तु की वो लेगा 4 इकाइयाँ। ओके, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम देखते हैं इस नियम की कुछ इम्पोर्टेंस। ये नियम उपभोक्ता के संदर्भ में कंजम्पशन को, उपभोग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्पादन को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट नियम है। और ये नियम एक्सचेंज अर्थात विनिमय, एक्सचेंज जब हम, क्योंकि यहाँ पर बात 2 कमोडिटीज़ की हो रही है, 2 से अधिक वस्तुओं की हो रही है, इसलिए ये नियम विनिमय को समझने के दृष्टिकोण से भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब हम कीमत विभेदीकरण पढ़ेंगे मार्केट्स में, उसको समझने के लिए भी नियम अति आवश्यक है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत को पढ़ने के लिए, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, परिसंपत्तियों को का वितरण पढ़ने एवं समय के वितरण को पढ़ने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। निवेश और बचत को पढ़ने के दृष्टिकोण से भी यह नियम आवश्यक है। इस नियम की कुछ आलोचनाएं हैं, वो क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं का सर्वव्यापी रूप से उपलब्ध ना होना, इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स, tastes and preferences are not constant, indivisibility of goods, change in income and price, complementary goods, marginal utility of money does not remain constant because of inflationary effects। हमने जो ये नियम माना कि अंतिम रूप से क्या होता है कि जो प्रपोर्शन है, किनका प्रपोर्शन, मार्जिनल यूटिलिटी जो किसी भी कमोडिटी से प्राप्त हो रही है उसका उसके प्राइस के रेफरेंस में, ठीक है, वो हर वस्तु के लिए बराबर होगी। या इसे हम कहते हैं कि जो अंतिम रूप से पैसा खर्च किया गया, आय को व्यय किया गया उपभोक्ता द्वारा, वो उसे लास्ट रुपया जो को खर्च कर रहा है वो सभी वस्तुओं से उसे समान उपयोगिता प्रदान करता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। और ये किस मान्यता पे माना गया है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, लेकिन ऐसा
रियल टाइम में नहीं देखने को मिलता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता फ्लक्चुएशंस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ती या कम होती रहती है, और मोस्टली with the increasing amount of money, the marginal utility derived from money also starts declining. Okay, this was all about your law of equimarginal utility. Please make sure to learn this law and to understand it very efficiently. I will provide you the Hindi medium notes for this law also. Okay, thank you so much for listening to this video.